टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एसएससी एमटीएस का 4 सितंबर यानी आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। यदि इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आया है तो अगली में कौन सा आ सकता है ये भी जानेंगे। शुरू करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट जो आज के एग्जाम में आए उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए वो मैं बताता हूं। विज्ञान से एक क्वेश्चन आया, पुस्तक एंड लेखक 2 क्वेश्चन बने, भूगोल से 4 क्वेश्चन आए, नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से 5 क्वेश्चन बने, जनगणना से 1 क्वेश्चन बना, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आए, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन से, इतिहास से 2 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन और विविध से 1 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो साइंस का क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि इको के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि ध्वनि के स्रोत और परावर्तक के बीच, यानी यहां से ध्वनि गई और यहां ये परावर्तक है जिससे लौटनी है ध्वनि, यहां से ध्वनि गई और परावर्तित होकर के यहां आ गई। तो ध्वनि स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 17 मीटर। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि बनने के लिए मूल ध्वनि जो यहां से गई है, जो वास्तविक ध्वनि थी मूल ध्वनि, और परावर्तित ध्वनि के बीच समय विलंब, मतलब यहां से ध्वनि आई, यहां तक आके और लौट गई, इसके बीच में जो समय विलंब है वो 0.1 सेकंड से अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मानव मस्तिष्क 1 सेकंड से कम समय अंतराल वाली ध्वनियों को अलग नहीं कर सकता, मतलब समझ नहीं पाओगे फिर आप। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की तुलना में परावर्तक सतह का आकार बड़ा होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक होनी चाहिए कि परावर्तित ध्वनि प्रेषक को सुनाई दे। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक और लेखक से 2 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड इट बैक, किसकी आत्मकथा है? यह है अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। अच्छा, ये आत्मकथा पूछी है अगली शिफ्टों में, और कौन कौन सी पूछ सकते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, जिसको नहीं पता है रट लो। हर एग्जाम में, मतलब ये समझ लो एमटीएस के जैसे अब एग्जाम हो रहे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में ये आ गई इसमें। नेक्स्ट आगे भी एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा किसी न किसी शिफ्ट में आएगी, और अदर एग्जामों में विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनके सहायक मतलब इनके साथ, इनका साथ किसने दिया था? अरुण तिवारी जी ने, दोनों ने मिलकर लिखी थी। ठीक है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें, इन सब चारों आपको रटी होनी चाहिए, रट लेना आज इनको, किसी न किसी एग्जाम में आती रहती हैं। इंडिया 2020, इग्निटाइड माइंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडोमाइटेबल स्पिरिट, और ट्रांसडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, ये चारों हैं, इनको रट लेना। ठीक है, इनकी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। अच्छा, प्रमुख आत्मकथा और लेखक जो अगले शिफ्ट में किसी में भी आ सकती हैं, वो हम ये कंप्लीट कराएंगे। इनको आप याद करना, जिनका आगे आने वाली अगली शिफ्टों में एग्जाम है। ठीक है।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। हाउ आई बिकेम अ हिंदू सीताराम गोयल की है। अ शॉट एट हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स सोनिया मिर्जा की है। सभी कई कई बार एग्जाम में आई है ये। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। ठीक है, मिल्खा सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। दोबारा पढ़ देता हूं। एस अगेंस्ट ऑड्स सोनिया मिर्जा की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अ शॉट एट हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ की है। हाउ आई बिकेम अ हिंदू सीताराम गोयल की है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की है। ठीक है। द बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी तो इसको वो ये तो रट रही होगी, आपको पता है मुझे। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया एन इंडियन वोमेन्स फूलन देवी की आत्मकथा है ना, ये तो रटी हुई होगी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इंदर कुमार गुजराल की है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल की है। क्रिस गेल कहां के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के, है ना। फ्रीडम इन एक्साइल ये है दलाई लामा की आत्मकथा है। कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की है। शोएब अख्तर कहां के खिलाड़ी है? बॉलर है पाकिस्तान के, पता होगा आपको, फास्ट बॉलर थे। फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी हुसैन बोल्ट की है। हुसैन बोल्ट कौन थे? रनर। माई स्टोरी कमाला सूर्या की है। माई स्टोरी कमाला सूर्या की है। एक है रोमांसिक विद लाइफ देव आनंद की है। ये काफी आती है, रोमांसिक विद माई लाइफ देव आनंद की है। रागामाला रविशंकर की है। 10 वार से सपनों तक, 10 वार से सपनों तक हरिवंश राय बच्चन की है। एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की है। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की है। ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया बसंत मून की है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, सब किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से। ठीक है। अच्छा, और सुनो, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया बसंत मून की बता दी। द स्टाइल डेयरी ऑफ अ बॉलीवुड दिव्या करीना कपूर की है। अनशुल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड अनु अग्रवाल की है। क्रेइंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष खुराना की है। आयुष खुराना, इसको याद कर लेना आप अलग से, ठीक है, इसको भूलना मत। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष खुराना, सही फॉर्म में चल रहा है इस समय आयुष खुराना। इंट बेलिया मैरेंकल सत्यजीत राय की है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो सलीम अली की है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारेकर सदगुरु पाटिल की है। सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट ये विक्रम शामपत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, भूगोल के 4 क्वेश्चन बने हैं। उसमें से भूगोल का पहला क्वेश्चन था सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार, जिनको मैग्रोव वन भी बोला जाता है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के डेल्टा में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के संगम द्वारा गठित एक मैग्रोव पथ है।
पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को बड़े बड़े डेल्टा के नाम पर सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। कावेरी, कृष्णा, महानदी का, गोदावरी और गंगा के उपजाऊ डेल्टा सदाबहार मैंग्रोव वनों से बने हैं। अल्पाइन और हिमालयी वन पहाड़ों तक ही सीमित है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन हैं। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन हैं। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं? 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच में जहां वर्षा होती है उस क्षेत्र में होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती के बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आते हैं। पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र को कवर करते हैं। 60% कौन से वो है वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है 60%। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शेमल, कुसुम और चंदन है। शुष्क पर्णपाती वन कौन कौन से? तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, धावड़ा, अक्सलवुड जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके लिए वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए शुष्क पर्णपाती वनों के लिए, ठीक। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के उदाहरण हैं बबूल, बेर, खजूर, नीम, खैर, खेजड़ी, पलाश, घास। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन रोजवुड, महोगनी, एनी और एवनी, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, वहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूगोल का, खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन में चिल्का होगा, तो चिल्का झील है वो खारे पानी की झील है। अच्छा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो कहाँ है? राजस्थान में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो एक लैगून झील है। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत, जैसे लैगून मतलब लैगून किसको बोलते हैं? लैगून झील, लैगून झील उसको बोलते हैं जो समुद्र के किनारे कोई बड़ा मतलब एक झील होती है बड़ी, जिसका समुद्र का पानी भी उस झील में आता जाता रहता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो J&K में। ये पूछा जाता है, अगली किसी शिफ्ट में मिलेगा ये। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, वुलर झील है, जम्मू एंड कश्मीर में। और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिशिगन यूरन झील है, जो कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बॉर्डर पर है ये। अच्छा, ये वैसे दो इन झीलों को अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग इसको बोला जाए, मतलब मिशिगन अलग है, यूरेन अलग है, इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं, तब जाकर के ये सबसे बड़ी है। यदि इनको अलग अलग किया जाए तो यह झील यूरेन और मिशिगन झील को दो अलग अलग झीलें माना जाता है, तो झील सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। आयतन की दृष्टि से बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आयतन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? अब सुनो, सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहां से है? प्रयागराज से हल्दिया तक पहला है, ठीक है, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक, जो गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स में, इन तीनों नदियां जिसके प्रयोग में आती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की। अब 2 पूछा है तो सादिया से डुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो असम में। टोटल इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। और थर्ड आता है कोलम से कोझिकोड तक, जो केरल में 205 किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। अच्छा, टोटल
111 नेशनल वाटरवे है इंडिया के अंदर, इसको ध्यान रखना। टोटल 111 नेशनल वाटरवे हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बना था किसी एग्जाम में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 27 अक्टूबर 1986 को स्थापित हुआ था। उसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई है 14,500 और कुल तटीय लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई। और भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, अरब सागर में मुंबई के उच्च क्षेत्र जो मुंबई हाई फील्ड से क्या निकलता है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। उससे क्या निकलता है? तो खनिज तेल निकलते हैं, आपको पता ही है। तो मुंबई हाई फील्ड में 1965 में इस जगह की खोज हुई थी, मुंबई हाई फील्ड की, और 1974 से जो खाद्य तेल है वो इसको मिलने लगे थे। और ये किसकी देखरेख में? प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा ये संचालित है। ठीक है, परिचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा। और मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर है। लगभग 75 मीटर पानी में एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट, नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से 5 क्वेश्चन बने थे। तो पहला क्वेश्चन था, झारखंड के किस त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सरहुल। सरहुल त्योहार में, झारखंड के सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और सुनिए इससे संबंधित फैक्ट, ओरोन जनजाति सरहुल त्योहार को, ओरोन जनजाति प्रकृति की पूजक है और सरहुल त्योहार के दौरान वे साल के पेड़ की पूजा करते हैं। सरहुल को प्रकृति की पूजा के रूप में स्थानीय लोग भगवान राम की पत्नी सीता माता को धरती माता के रूप में पूजा जाता है। सीता माता जी को धरती माता के रूप में पूजा जाता है सरहुल फेस्टिवल पर, झारखंड में। ठीक है, ओरोन जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संकीर्तन एंड रस किस भारतीय नृत्य का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो मणिपुरी नृत्य का है। मणिपुरी नृत्य का एक विस्तृत रंगपटल होता है, तथापि रास, संकीर्तन और थंगता इसके बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हु इज द गजल किंग ऑफ इंडिया? भारत में गजल किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है जगजीत सिंह। अच्छा, गजल क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? बेगम अख्तर को। आगे यह सवाल बन जाता है कि गजल क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? बेगम अख्तर को। ठीक है। मल्लिका ए गजल, गजलों की रानी, या तो गजल क्वीन करके आ जाएगा या गजलों की रानी या मल्लिका ए गजल के रूप में जाना जाता है। बेगम अख्तर ने ठुमरी दादरा की अपनी विशिष्ट शैली विकसित की, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य को पूर्व और पंजाब दोनों शैलियों में जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, 2023 में पद्म श्री पाने वाले कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? मैंने दिल्ली पुलिस के लिए जो तैयारी कराई है, जो सेट नंबर क्लास नंबर आई थिंक 1 डाला है, आप उसमें देखना सभी जितने भी नृत्यांगना है किससे संबंधित है, पूरी वीडियो है, पूरा वीडियो देख लेना, उसमें पूरा पता चल जाएगा आप। कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम की तंजावुर शैली। रानी मचैया, ये भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया था, रानी मचैया किससे संबंधित है? तो कर्नाटक के कोडागु की उम्माथत लोक नृत्य के माध्यम से कोडवा संस्कृति को बढ़ावा और संरक्षित कर रही हैं और कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित है। कौन? रानी मचैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्हें 2019 में भारत रत्न दिया गया था? तो भूपेन हजारिका असम से गीतकार, संगीतकार और गायक थे। भूपेन हजारिका, उन्हें भारत रत्न 2019 में मरणोपरांत मिला।
पद्म विभूषण 2012 में, ये गलत है, पद्म विभूषण 2012 में मिला और पद्म भूषण 2001 में मिला, पद्म श्री 1977 में मिला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 में मिला। नहीं, ये सही है यार, ये सही है, मरणोपरांत है, पद्म विभूषण 2012 में मरणोपरांत है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2008 में। अच्छा, जनगणना से एक क्वेश्चन आया था जो लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है, जनगणना से क्वेश्चन। तो सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो सबको पता है केरल में सबसे अधिक साक्षरता, और सबसे कम बिहार में। ठीक है, सबसे कम किसमें? बिहार। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन बने, उसमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमें खेलेंगी? क्रिकेट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्रिकेट से, या तो आईपीएल या वर्ल्ड कप या कोई ना कोई क्रिकेट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्रिकेट और क्या इलेक्शन, इन दोनों से बनेगा ही बनेगा, इनको रट लो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इलेक्शन से बनेगा और एक क्वेश्चन क्रिकेट से बनेगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो 10 टीमें भाग लेंगी, जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 2, बांग्लादेश 3, इंग्लैंड 4, इंडिया 5, नीदरलैंड 6, न्यूजीलैंड 7, पाकिस्तान 8 और साउथ अफ्रीका 9 और श्रीलंका 10 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में होगा, ये अकेले भारत में होगा। पहले भारत में अब तक 3 बार हुआ है वर्ल्ड कप, 1987, 1996 और 2011। 1996 में इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर के वर्ल्ड कप कराया था। श्रीलंका वर्ल्ड कप को लेके श्रीलंका लेके गई थी वर्ल्ड कप को। ठीक है, 1996 में, और 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप लिया था, है ना। तो इंडिया और अदर कोई कंट्री था, कौन सा था वो, दोनों ने मिलकर कराया था। आई थिंक श्रीलंका ही था, जिसमें भारत को होस्ट किया था। लेकिन इस बार अक्टूबर में जो शुरू हो रहा है, अकेला इंडिया करा रहा है इसको। ठीक है, अकेला इंडिया करा रहा है। फाइनल होगा 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है। ये आएगा किसी शिफ्ट में कि 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है अक्टूबर में, उसका फाइनल कहाँ खेला जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और इंडियन ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में सेमीफाइनल दोनों खेले जाएंगे। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और ईडन गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा? 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा? तो अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहां? गोवा में। और 38वां 2024 में उत्तराखंड में होगा। यह क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ जाता है कि 38वां कहां, तो 2024 में उत्तराखंड में। अच्छा, 36वां कहां हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में। कहां? गुजरात में। 6 शहरों में संपन्न हुआ था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। जिसमें फर्स्ट रहा था कौन? सर्वसिद्ध रही थी, जिसमें 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य पदक, टोटल 128 पदक थे। हरियाणा जिसमें थर्ड रहा था, सेकंड रहा था 140 मेडलों के साथ, जबकि 128 मेडल सर्विसेज के थे, लेकिन स्वर्ण पदक इनके ज्यादा थे। तो महाराष्ट्र रहा था 140 मेडल के साथ सेकंड नंबर पर। इसमें इनके 39 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 64 ब्रॉन्ज मेडल थे। अच्छा, बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड साजन प्रकाश को दिया गया था, जिन्होंने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड कर्नाटक की 14 साल की हर्षिका रामचंद्र को 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ दिया गया था। किसको? हर्षिका रामचंद्रा। कहाँ की है? कर्नाटक की। ओके, बैडमिंटन स्टार गेटो सोरा किस राज्य से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है,
डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना है? डेयरी किसानों के लिए हिमगंगा योजना है हिमाचल प्रदेश में। सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालक से इस योजना के तहत अच्छी कीमत पर दूध खरीदा जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, छाऊ नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसे मिला, जो फरवरी 2023 में दिया गया है? तो वो मिला भुवन कुमार को। तो 2021 में कथक के लिए मिला सामा भाटे को। अगले किसी भी शिफ्ट में इनमें से देखने को मिलेगा। अभी जैसे छऊ नृत्य का पूछा है तो कथक का पूछ सकता है। 2021 में कथक का सामा भाटे को। कथकली 2021 में इंचा कट्टू रामाचंद्रन पिल्लई को मिला। कुचिपुड़ी 2021 एन शैलजा और मणिप ये आएगा, ध्यान रखना इसको। मणिपुरी 2021 थोकचोम इबे मुबी देवी को मिला। और मोहिनी अट्टम 2021 नीना प्रसाद को। और कुटियाट्टम 2021 कालामांतलाम गिरिजा को मिला। वायलिन वादक 2021 का संगीता शंकर को मिला। तबला वादक 2021 का रविंद्र यवागल को मिला। और हिंदुस्तानी संगीत में 2021 का अवार्ड उदय भावलकर और शुभ्रा गुहा को मिला। कार्नाटिक म्यूजिक 2021 वोकल सुधा रघुनाथन और राधा नम्बूदरी को मिला। राधा नम्बूदरी। वीणा वादक 2021 डी बालाकृष्णन को मिला। और थाविल वादक 2021 तंजावुर आर गोविंद आराजन को मिला। पॉलिटी के दो क्वेश्चन पूछे गए। एक तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। तो सेंटर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 324 दो के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त, कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त दोनों को कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उनका और जो इलेक्शन कमीशन के जो अदर आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इसका याद रखना। ठीक है। अच्छा, राजीव कुमार वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 51 संबंधित है किससे? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क 4 क के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 क कुल 11 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अच्छा, जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो था माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इतिहास के दो क्वेश्चन बने। ये था 8 अप्रैल 1929 दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड जो हुआ था वो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में मजदूर विरोधी बिल जिसको बोला जाता है बम फेंका था।
बम फेंकने के समय इन्होंने वहां पर्चे बांटे, जिसका वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया, जिसके अनुसार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई और 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसलिए 23 मार्च को आजाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1929 को बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु एक कानून पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो 28 सितंबर 1929 को ये लागू हुआ था। इसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी, और बाद में जैसे 18 लड़कों की आयु 18 और लड़कियों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। इसके प्रायोजक हर विलास शारदा थे, इसीलिए इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, जो 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य दहेज देना और लेना रोकना था। अर्थशास्त्र के 2 क्वेश्चन आए, कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो द characteristics of money are durability, portability, divisibility, uniformity, limited supply and acceptability, है ना। मुद्रा की विशेषताएं स्थायित्व, सुहायता, विभाज्यता, एक रूपता, सीमित आपूर्ति और स्वीकार्यता। एक क्वेश्चन आया, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है? तो लघु वित्त बैंक किसको देते? मुख्य रूप से लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित सहित असेवित और अल्प सेवित वर्गों को जमा स्वीकार करने और ऋण देने की बुनियादी बैंक गतिविधियों को प्रदान करता है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 अप्रैल 2016 को 47 शाखाओं के साथ परिचालन शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक था। 26 अप्रैल 2021 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 क्लॉज 1 के तहत आरबीआई ने उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को एक लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की। इस प्रकार यह लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला भारत का पहला शहरी बैंक था। ये टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनको आप पढ़ लेना, याद कर लेना। यदि ये क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विविध में एक आया था, कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है। पहला अवार्ड 1980 में दिया गया था सेमन गुडी श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर को, ठीक है। 2022 में क्लासिकल म्यूजिक में पीटी वेंकटेश कुमार को मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकंड शिफ्ट के लिए जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।